1 2 3 हाँ 1 2 3। प्यारे बच्चों, आपको गुड आफ्टरनून। आज हम जो टॉपिक करेंगे वो राष्ट्रीय आय को मापने की उत्पाद विधि व आय विधि, उत्पाद विधि व आय विधि का टॉपिक करेंगे। तो इससे पहले हमने देखा कि राष्ट्रीय आय को मापने की अवधारणाएं कौन कौन सी हैं। उनके अंदर ये चीज़ देखी गई, बाजार कीमत के ऊपर सकल घरेलू उत्पाद, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्रीय आय, निजी क्षेत्र को घरेलू आय। उन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए किसी भी देश के अंदर राष्ट्रीय आय को आप इकट्ठा कैसे करेंगे, राष्ट्रीय आय को आप किस प्रकार मापेंगे। तो ये प्रश्न वैसे भी इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, ध्यान से करना, ठीक है। तो राष्ट्रीय आय को हम मापेंगे किसी, इसके लिए मापने के लिए 3 विधियां हैं। इसके लिए कितनी विधि हैं? 3 विधियां। सबसे पहले उत्पाद विधि, जिसको प्रोडक्ट मेथड टू कैलकुलेट नेशनल इनकम बोलते हैं। दूसरा है मेरे आय विधि, जिसको इनकम मेथड बोलते हैं, जिसको साधन आय विधि भी कहते हैं। और तीसरा है वही व्यय विधि, जिसको एक्सपेंडिचर मेथड कहते हैं। तो सबसे जो पुराना जो मेथड है हमारा वो है उत्पाद विधि। सबसे जो पुराना मेथड है वो क्या है? उत्पाद विधि। अभी सबसे पुराना जो मेथड है वो उत्पाद विधि। और इस विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय को मापने के लिए 2 प्रकार के मेथड हैं। इस तरह देखो, 2 प्रकार के क्या है? मेथड है। सबसे पहले है अंतिम उत्पाद मूल्य विधि। अंतिम उत्पाद मूल्य विधि, ठीक है। और उसके बाद दूसरा जो है वो है हमारा मूल्यवर्धी विधि। भाई मूल्यवर्धी विधि, इन 2 प्रकार की विधियों से हम क्या करेंगे? राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे। क्या करेंगे? राष्ट्रीय आय की गणना की जाएगी। राष्ट्रीय आय की गणना की जाएगी, ठीक है। राष्ट्रीय आय की गणना इस 2 प्रकार की विधियों के द्वारा, ठीक है। तो ये प्रश्न बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा आपका। सबसे पहले इसके अंदर हम देंगे परिभाषा। सबसे पहले क्या देंगे? परिभाषा। एक देश की घरेलू सीमाओं में एक लेखा वर्ष में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र में लगी हुई उत्पादन की विभिन्न इकाइयों द्वारा दिए गए योगदान की गणना करना उत्पाद विधि कहलाती है। क्लियर? कैसे? एक देश की घरेलू सीमाओं में एक लेखा वर्ष में उत्पादन प्रक्रिया में उत्पादक क्षेत्रों, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र में लगी हुई विभिन्न इकाइयों या साधनों के द्वारा दिए गए योगदान की गणना करना उत्पाद विधि कहलाती है। परिभाषा लिख दोगे आप, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे इसकी व्याख्या, ठीक। तो इस पे ये लिखना, परिभाषा लिख के उसके बाद इस राष्ट्रीय आय को मापने की 3 विधियां हैं, आय विधि, उत्पाद विधि और व्यय विधि। इनमें सबसे पुरानी जो विधि है वो है उत्पाद विधि। सबसे पुरानी जो विधि है वो उत्पाद विधि, ठीक है। तो उत्पादन की गणना करने के उसके बाद दूसरा स्टेप, पहला तो परिभाषा का हो गया हमारा। दूसरा स्टेप व्याख्या से पहले हमें ये बताना चाहिए, इसमें है ना उत्पादक क्षेत्र में, उत्पादक क्षेत्र की विभिन्न इकाइयां, ये शब्द आया है इसके अंदर, विभिन्न इकाइयां। तो विभिन्न इकाइयां कौन सी हैं? सबसे पहले प्राथमिक क्षेत्र में, सबसे पहले क्या है? प्राथमिक क्षेत्र। और दूसरा है विनिर्माण क्षेत्र में। दूसरा क्या है? विनिर्माण या द्वितीयक क्षेत्र में, या द्वितीयक क्षेत्र, ठीक है। और तीसरा है हमारा सेवा क्षेत्र में। तीसरा क्या है? सेवा क्षेत्र या तृतीयक क्षेत्र में, या तृतीयक क्षेत्र, ठीक है। ये है उत्पादन की इकाई। इनके अंदर जो साधन लगे हुए हैं, भूमि, पूंजी और श्रम, उद्यम, उनके द्वारा क्या योगदान दिया गया है उसको गणना करना, उसकी गणना करना ही क्या कहलाता है? आपका उत्पाद विधि कहलाता है, ठीक है। तो प्राथमिक क्षेत्र की परिभाषा, प्राथमिक क्षेत्र इसे प्राकृतिक क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर प्रकृति ने जो साधन दे रखे हैं उनका यूज करके हम उत्पादन करते हैं। जैसे कृषि करना, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन। इन क्रियाओं में, इन क्षेत्रों में, इन इकाइयों में जो साधन लगे हुए हैं उनकी योग जोड़ दिया जाता है। उनको क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है। पहली बात क्लियर। दूसरी बात, द्वितीयक क्षेत्र के अंदर इसे विनिर्माण या औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। इसमें कच्चे माल का रूप बदल करके और तैयार माल इसके अंदर किया जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ेगा विनिर्माण, दोबारा से निर्माण, ठीक है। तो इसमें एक वस्तु का रूप चेंज करके दूसरी वस्तु तैयार की जाती है।
जैसे गन्ने से चीनी बनाना, ठीक है, गेहूं से आटा बनाना, इस प्रकार आटे से रोटी बनाना, तो ये क्या हो जाएंगे आपकी विनिर्माण क्षेत्र, ठीक है। और किसी भी देश का औद्योगिक क्षेत्र है वो ज्यादातर विनिर्माण क्षेत्र कहलाता है, जो अर्थव्यवस्था के रीढ़ की हड्डी, अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। क्लियर। तीसरा तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र, नाम से स्पष्ट है भाई, इसमें सेवाओं के उत्पादन का योगदान, सेवाओं के उत्पादन में योगदान की गणना की जाएगी। परिवहन, बैंकिंग, संचार और अध्यापक, बिजली, इनमें जितनी भी सेवाओं का जो उत्पादन होता है उनकी गणना इसके अंदर कर ली जाती है। आप देखो 3 होगी, 1 + 2 + 3 भाई, यानी 1 2 3, इन तीनों को जोड़ दिया जाए, इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो वो आपका निकलेगा बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद निकलेगा। क्या निकलेगा? बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद निकलेगा। घरेलू उत्पाद या आय, या आय, तो ये चीज निकलेगी बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। अब हमारा प्रश्न था राष्ट्रीय आय में, प्रश्न क्या था? राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय को निकालते समय क्या करेंगे? हम बाजार कीमत को साधन लागत में बदलेंगे भाई। क्या करेंगे? बाजार कीमत को साधन लागत में चेंज करेंगे और सकल को किस में चेंज करेंगे? शुद्ध में चेंज करेंगे। सकल को किस में चेंज करेंगे? शुद्ध में। और घरेलू को किस में करेंगे? राष्ट्रीय आय में करेंगे। किस में करेंगे? राष्ट्रीय आय में। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? बाजार कीमत से यदि साधन लागत बनाओगे आप तो क्या करना पड़ेगा? हमें शुद्ध अप्रत्यक्ष कर घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? शुद्ध अप्रत्यक्ष कर माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर भाई। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? आर्थिक सहायता माइनस अप्रत्यक्ष कर। आर्थिक सहायता माइनस अप्रत्यक्ष कर को क्या कहते हैं? शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। क्लियर इतना? सकल से यदि शुद्ध बनाना है तो घिसावट घटानी पड़ेगी भाई। क्या करनी पड़ेगी? घिसावट को माइनस करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन को घटाना पड़ेगा। तीसरा, घरेलू से राष्ट्रीय आय बनाओगे तो विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय क्या करनी पड़ेगी? जोड़नी पड़ेगी। ठीक है, तो विदेशी शुद्ध साधन आय क्या होती है? अपने देशवासियों द्वारा विदेशों में दिए गए योगदान और दूसरे देशों के द्वारा विदेशियों, अपने देश का विदेशियों में योगदान, विदेशियों द्वारा दिए गए अपने देश में योगदान का अंतर क्या कहलाता है? आपका विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय कहते हैं। ये इसके अंदर जोड़ दिया जाता है। ठीक है भाई, ये जिसके बराबर निकलेगी यानी साधन लागत पे शुद्ध राष्ट्रीय आय ये निकलेगी, उसको क्या कहते हैं भाई? राष्ट्रीय आय कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी? देखो परिभाषा क्या बन जाएगी अब इसकी राष्ट्रीय आय की? एक देश की घरेलू सीमाओं में एक लेखा वर्ष में सामान्य निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य के जोड़। बाजार मूल्य का जोड़ क्या होता है? बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। इसमें से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर घिसावट घटाने पर वह विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय जोड़ने पर जो कुछ निकलता है उसे क्या कहेंगे? हमें राष्ट्रीय आय कहेंगे। यानी विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, शुद्ध साधन आय यानी बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर घिसावट घटाने पर तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय जोड़ने पर जो कुछ निकलता है उसे क्या कहते हैं? हमें राष्ट्रीय आय। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय। तो हमारी समस्या सॉल्व होगी ना, राष्ट्रीय आय कैसे? अब इसकी व्याख्या, बैठ जा, इसकी व्याख्या। तो इसकी व्याख्या करेंगे हम दो तरीके से भाई। एक करेंगे अंतिम उत्पाद मूल्य विधि से और दूसरी करेंगे हम किससे? मूल्यवर्धी विधि से। तो इसकी एक सारणी के द्वारा, इसकी क्या करेंगे हम? सारणी के द्वारा, एक सारणी है इसके अंदर, उस सारणी के द्वारा इसकी व्याख्या की जाएगी। अंतिम उत्पाद विधि, अंतिम नाम से स्पष्ट है, अंतिम उत्पाद मूल्य विधि नाम से स्पष्ट है। इसमें उत्पादन के प्रत्येक स्तर का अंतिम मूल्य शामिल किया जाएगा। अंतिम मूल्य क्या किया जाएगा? शामिल किया जाएगा। मूल्यवर्धी विधि पूरे स्टेप के साथ, सभी स्टेप के साथ उत्पादन के मूल्य के अंदर वृद्धि होती है, उस वृद्धि को ही क्या कर लिया जाता है? काउंट कर लिया जाता है। उसे क्या कहेंगे? मूल्यवर्धी विधि कहेंगे, जिसकी व्याख्या सारणी के साथ अच्छी तरीके से की जा सकती है भाई। तो सारणी है, सबसे पहले है इसके अंदर भाई आप स्टेप लिख सकते हो भाई। आप क्या लिख सकते हैं? स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और स्टेप 4 भाई। स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 और स्टेप 4। ठीक है, ये उसके बाद लिखिए हमने वस्तु भाई। उसके बाद क्या लिखते हैं? गुड्स, वस्तु या उत्पाद भाई। वस्तु या उत्पाद, प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट इसमें लेना है? ठीक है। और तीसरा जो हम सवाल बनाएंगे वो बनाएंगे उत्पादन का क्या मूल्य होगा भाई? उत्पादन का मूल्य कितना होगा? ये करोड़ के अंदर जाएगा। किसके अंदर जाएगा?
करोड़ के अंदर, ठीक है। और उसके बाद चौथा जो हमारा ये होगा मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य, मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य भाई, मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य, ठीक है, ये जाएगा। और चौथा जो हमारा स्टेप होगा भाई, चौथा जो हमारा स्टेप होगा वो होगा मूल्य वृद्धि भाई। चौथा स्टेप क्या होगा? मूल्य वृद्धि, मूल्य वृद्धि, ठीक है। तो दोनों परिभाषा रहेगी, दोनों विधि इसके अंदर क्या हो जाएगी, आपकी सफल हो जाएंगे। सबसे पहले उत्पाद, उत्पाद ले लिया हमने कपास भाई, उत्पाद क्या ले लिया? कपास, ठीक है, कपास ले लिया। कपास के बाद क्या बना सकते हैं? कपास से रुई, क्या बना सकते हैं? रुई। तो दूसरा स्टेप आ जाएगा रुई भाई। तीसरा क्या आ जाएगा? धागा। और चौथा आ जाएगा हमारा वस्त्र, ठीक है। ये चार प्रकार के प्रोडक्ट हैं, कपास, रुई, धागा और वस्त्र, ठीक है। कपास का जो मूल्य है वो है 400 करोड़ में। कितना है? 400। कपास का मूल्य कितना है? 400 करोड़, ठीक है। और रुई का कितना मूल्य हो जाएगा? 600 करोड़ में। धागे का कितना मूल्य हो जाएगा? 800 करोड़। और इसका कितना हो जाएगा? 900 करोड़। तो अंतिम उत्पाद मूल्य विधि की परिभाषा तो यहीं से क्लियर हो जाएगी। अंतिम उत्पाद कितना है इसमें? अंतिम उत्पाद मूल्य 900 करोड़। तो ये क्या हो जाएगा? बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद आ जाएगा, आपका कितना आ जाएगा? 900 करोड़ आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 900 करोड़। लेकिन इसमें डबल काउंटिंग की समस्या है कई बार, जैसे डबल काउंटिंग 400 ले, 600 ले, 800 ले, डबल काउंटिंग समस्या। इसलिए इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने एक सूत्र बता दिया कि उन अंतिम उत्पाद विधि का यदि गणना करना हमने, तो टोटल उत्पादन का मूल्य, टोटल उत्पादन का मूल्य यानी कुल उत्पादन का मूल्य, कुल उत्पादन का मूल्य माइनस मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य, माइनस क्या हो जाएगा? मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य, मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य। इन दोनों का अंतर क्या कहलाएगा? अंतिम उत्पाद मूल्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अंतिम, यानी ये किसके बराबर होगा? अंतिम उत्पाद मूल्य, अंतिम उत्पाद मूल्य, ठीक है। तो ये डबल काउंटिंग से आपका सोल्व हो जाएगा। देखो, मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य निकालना हमने, मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य होता है जो पहले वाली वस्तु का हो वो। तो 400 से पहले कोई वस्तु नहीं है, इसलिए इस वस्तु को कोई मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य नहीं होगा। तो यहां क्या आ जाएगा? आपका डैश आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डैश आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरे जो स्टेप पड़े हैं 600 रुपए है, तो रुई का मध्यवर्ती मूल्य क्या हो जाएगा? 400। क्या हो जाएगा? 400 में, ठीक है। और इसका धागे का कितना हो जाएगा? 600। और इसका वस्त्र का कितना हो जाएगा? 800 में। ये टोटल जोड़ोगे तो ये जोड़ेंगे हम 6 और 4 10 और 8 18 और 9 2700 करोड़ में, 2700 करोड़। इसका टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 और 4 10 और 8 1800 करोड़ में। कितना? 1800। अब इसमें 2700 माइनस 1800 तो कितने आ जाएंगे? 900 करोड़ आ जाएंगे। तो कितना आया? 900 करोड़। तो इसका मतलब है अंतिम उत्पाद मूल्य विधि है वो दो तरीके से निकाली जाती है, या तो आप अंतिम मूल्य चुन लो यहां से, या कुल उत्पादन का मूल्य माइनस मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य। तो दोनों से इस विधि के द्वारा क्या निकाल सकते हैं? बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? क्योंकि निकलेगा ही इस विधि के द्वारा। पहले ही बता दिया, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के अंदर जो उत्पादन की इकाइयां लगी हुई हैं उनके द्वारा जो योगदान दिया गया है, उस योगदान को यदि जोड़ेंगे तो किसके बराबर निकलेगा? बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। तो ये निकलेगा 900 में। ये क्या निकलेगा? 900 निकलेगा, ठीक है। तो अब 900 जो है ये क्या आ जाएगा? बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। इसमें शुद्ध अप्रत्यक्ष कर घिसावट घटा दो और विदेशों से प्राप्त सुसाधनाएं जोड़ दो, वो क्या निकलेगी? राष्ट्रीय आय। एक समस्या सोल्व होगी ना हमारी। राष्ट्रीय आय को अंतिम उत्पादन मूल्य के आधार पर किस प्रकार से ड्रा की जाती है, किस प्रकार से निकाली जाती है। क्लियर भाई? मूल्यवर्धी विधि ये बिल्कुल आसान है भाई। मूल्यवर्धी, इसमें सारी की सारी मूल्यवर्धी है। पहले स्टेप में सारी की सारी मूल्यवर्धी है। तो कितनी आ जाएगी? 400 आ जाएगी। तो कितनी आ जाएगी? 400 करोड़। कितनी आ जाएगी? 400 करोड़। ये भी करोड़ में है। दूसरा स्टेप है मूल्यवर्धी। 400 600 कितना फर्क है? 200। तो ये कितनी आ जाएगी? 200 गई। और तीसरी बार कितना फर्क है? 200 है। तो ये भी कितना आ जाएगा? 200। और चौथी बार कितना फर्क है भाई? 100 में। तो ये जोड़ करके कितना हो जाएगा? 4 और 2 6 2 8 और 1 9 भाई। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 900 करोड़ आ जाएगा। तो 900 करोड़ है। हाँ बिल्कुल। तो दोनों विधियों के द्वारा सेम रिजल्ट होगा। तो मूल्यवर्धी विधि अधिक तकनीकी भी, वैज्ञानिक भी है, साइंटिफिक भी है, तर्कशील भी है और सही भी है, उचित है, बेस्ट है। इनमें राष्ट्रीय आय को यदि मापना है तो मेरे हिसाब से क्या करेंगे?
आप मूल्यवर्ती विधि के द्वारा आप राष्ट्रीय आय को माप सकते हो, जिसमें हर एक स्टेप के बाद मूल्यवर्ती विधि को मापा जा सकता है। ठीक है, तो इस मूल्यवर्ती विधि के द्वारा भी वही रिजल्ट निकलते हैं, यानी अंतिम उत्पादन मूल्य माइनस मध्यवर्ती वस्तु मूल्य 900 आगे वही निकलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, राष्ट्रीय आय निकालें। ये 900 भी किसके बराबर आएगा भाई, ये इसके बराबर आएगा, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद के बराबर आएगा। और इसमें से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर घटा दो और घिसावट घटा दो, और क्या करते हो, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधनाएं जोड़ते हुए। ठीक है, ये चीज कर देते हैं हम, तो वो क्या निकल आएगी, राष्ट्रीय आय। मान लो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कितना है, मान लो अगर हम यहां करें भाई, मान लो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जो है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर ये है 20 भाई, कितना है 20, और घिसावट कितनी है मान लो भाई, घिसावट कितनी है मान लो 10 भाई। ठीक है, और विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आए भाई, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आए, शुद्ध साधन आए ये कितनी है, मान लो 30 है। कितनी है, 30 करोड़ है ये सारे, कितने हैं, करोड़, क्योंकि करोड़ में ले रहे हैं ना हम सारी चीज, करोड़ है। तो आप इससे राष्ट्रीय आय निकाल सकते हो, किससे, 900 से। किससे निकाल सकते हैं, राष्ट्रीय आय। जैसे बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये कितना हो जाएगा, 900 करोड़। तो इसमें से क्या घटाएंगे, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, क्या घटाएंगे, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कितना लिया हमने, 20 करोड़ भाई, और घिसावट कितनी ली है, 10 करोड़, ये भी घटा देंगे। और विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय कितना है, 30 भाई। तो ये आप किस तरह करोगे, प्लस प्लस के कितना हो गया, 930, कितने हो गए, 930, और माइनस माइनस कितने, हाँ माइनस माइनस कितने हो गए, 30, तो ये कितने हो गए, 900 करोड़ ही आएगा, 900 करोड़ ही भाई क्या है, राष्ट्रीय आय। ठीक है, अगर आप इसको कम ज्यादा लें, मान लो इसको 50 करोड़ दें 20 की जगह, इसको 20 की जगह क्या लें, 50 करोड़, और इसको मान लो 40 करोड़ दें, और इसको मान लो 10 लें, तो ये इससे कम भी आएगा, 50 और 40 से 90, 900 में से 90 गए कितने, 810, और ये जुड़ जाएगा 820 हो जाएगा, कितने हो जाएगा, 820। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यानी इस हिसाब से करोगे आप 900 माइनस 50, ठीक है, माइनस 40 और प्लस के 10 भाई, तो ये हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 820 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 820, क्योंकि 910 में से 90 कितने आ जाएगा, 820 करोड़। तो ये 820 करोड़ क्या आ जाएगी हमारी राष्ट्रीय आय आ जाएगी, क्या आ जाएगी, राष्ट्रीय आय। क्लियर भाई, ये थी इसकी व्याख्या। अब इसकी सावधानियां में, अब इसकी क्या आ जाएगी, सावधानियां में दोनों में सेम है, चाहे वो उत्पाद विधि हो, चाहे वो आय विधि हो, चाहे वो व्यय विधि हो। सबसे पहले तो ये है कि जो काम गैर कानूनी इनकम है, जमाखोरी, डकैती, इनकी जो आय, जमाखोरी, चोरी, कालाबाजारी, इनकी इनकम को राष्ट्रीय आय में कभी भी शामिल नहीं करते हैं। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के अंदर जो साधन की इकाइयां लग रही हैं, उनके योगदान को शामिल करते हैं। जो मकान मालिक अपने मकान स्वयं के मकान में रहता है, उसका केवल आरोपित मूल्य शामिल करेंगे, उसका टोटल मूल्य शामिल नहीं करेंगे। स्वयं उपभोग वाली वस्तुओं का मूल्य भी राष्ट्रीय आय के अंदर शामिल नहीं करेंगे भाई। पुरानी वस्तुओं के मूल्य को भी राष्ट्रीय आय के अंदर शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि वो पहले वाले काउंटिंग ईयर के अंदर शामिल हो जाती है भाई। फिर बॉन्ड्स है, शेयर है, डिबेंचर है, इनकी आय भी शामिल नहीं करते हैं भाई, क्योंकि अचानक प्राप्त होने वाली इनकम है, अचानक जो प्राप्त होने वाली इनकम होती है वो नहीं करते हैं। वैसे भी ये प्राइवेट जो इनकम होती है उसका हिस्सा पहले से ही क्या है, भी पाई जाती है। ठीक है, घिसावट और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर भाई, यहाँ देखो ये किताब में नहीं है, शुद्ध अप्रत्यक्ष और घिसावट को शामिल नहीं करते हैं राष्ट्रीय आय में, राष्ट्रीय आय में निकालते हैं, राष्ट्रीय आय में क्या करते हैं, इनको निकालते हैं, घिसावट को भी इनको भी निकालते हैं। समझ गया आप? तो इस और क्या सावधानियां हो सकती है भाई, दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए अंतिम उत्पाद मूल्य विधि या मूल्यवर्ती विधि का प्रयोग किया जा सकता है, मूल्यवर्ती विधि का प्रयोग किया जा सकता है। मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को शामिल राष्ट्रीय आय में बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। मध्यवर्ती वस्तुएं कौन सी होती हैं, ऐसी वस्तुएं जो कच्चे माल के रूप में और उनसे आगे वस्तुएं बनाई जा सके। अंतिम वस्तुओं को बनाने के लिए जो वस्तु होती है वो क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य कहते हैं भाई। समझ गया आप? तो ये थी आपकी सारी सावधानियां, और भी देखने का थी इसमें है, ये है दोहरी गणना बता दिया, पुरानी वस्तुओं के मूल्य बता दिया, शेयर बॉन्ड्स बता दिया, स्वयं भोग वाले बता दिया, और जो मकान मालिक स्वयं रहते हैं उनके उसकी सेवाओं को शामिल नहीं करते। जो गृहिणी अपने घर में काम करती है, खाना बनाती है, उसकी सेवाओं को भी शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, उसका आरोपित मूल्य एस्टिमेटेड मानना गया मूल्य ही हम क्या करते हैं, उसका शामिल करते हैं। उसके बाद महत्व, उसके बाद इसके महत्व। सबसे पहले राष्ट्रीय आय को मापने की परंपरागत विधि है।
क्लासिकल है, क्लासिकल मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम भाई। उसके बाद वैज्ञानिक विधि है, क्योंकि बिल्कुल टेबल के द्वारा और सारे स्टेप के द्वारा ये विधि समझाई गई है, तो ये क्या है कि वैज्ञानिक विधि है। उसके बाद फिर हम प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्षेत्रों की व्याख्या मिलती है, प्राथमिक की द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों की पूरी तरीके से व्याख्या मिलती है, कौन से क्षेत्र है, क्या क्या इकाइयां, कौन कौन से साधन किस किस प्रकार से इसके अंदर लगे हुए हैं, इन चीजों का भी अध्ययन इसके अंदर हम करते हैं भाई। और उसके बाद व्यवहारिक विधि है, इसका मतलब इस विधि के जो रिजल्ट है वो क्या है, अच्छे हैं, और ये कई सबसे पुरानी चलती आ रही है, तो आप राष्ट्रीय आय को मापने की सबसे उपयुक्त विधि मानी जा सकती है। ठीक है, तो ये थी भाई उपरोक्त सावधानियों को देखते हुए भी हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय को मापने की उत्पाद विधि परंपरागत विधि जरूर है, लेकिन इसके रिजल्ट क्या है बहुत अच्छे निकलते हैं, और इसकी सबसे आसान विधि मानी जाती है। ठीक है भाई, थैंक यू। सर आपने